द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति का मूल्यांकन, यह टॉपिक चल रहा था जिसके अंतर्गत हमने दो विधियां अभी तक पढ़ ली। औसत लाभ विधि, जिसके दो हिस्से थे, एक तो सरल औसत लाभ विधि, दूसरी भारित औसत लाभ विधि। आज हमें पढ़ना है अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, व्यवसाय में बहुत सारे जोखिम होते हैं। जोखिम का सामना करने के लिए जो भी हमने पूंजी लगाई होती है, हम उस पर एक सामान्य लाभ चाहते हैं। कभी कभी फर्म उस सामान्य लाभ से ज़्यादा कमाती है, और जब भी फर्म किसी भी फर्म में जो भी लाभ कमाती है, जो उसका वास्तविक लाभ होता है, अगर वह वास्तविक लाभ सामान्य लाभ से अधिक होता है तो इनका जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है क्या? अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट, राइट। इस विधि में हम यह ज्ञात करते हैं कि साधारण लाभ की अपेक्षा कितना अधिक लाभ हो रहा है, और जब ये हमें अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट पता चल जाता है तो हम उसे 2 या 3 वर्षों के साथ, वर्षों के क्रय के बराबर की से गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाल लेते हैं। और ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा अधिलाभ को समझ लें। अधिलाभ का मतलब है सामान्य लाभ से अधिक लाभ। वास्तविक औसत लाभ जो होता है वह सामान्य लाभ से कितना अधिक है, वही अधिलाभ है। देखिए, एवरेज प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से करते हैं डिवाइड, तो आपको एवरेज प्रॉफिट पता चल जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करते हैं? कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई है उस पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो अप्लाई करेंगे, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाता है। ठीक है। और उसके बाद में सुपर प्रॉफिट अगर निकालना हो तो जो एवरेज प्रॉफिट है, जिसे आप एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट में अंतर केवल इतना है कि एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है कि किसी एक वर्ष का हो केवल, और एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 वर्षों का या 5 वर्षों का या 4 वर्षों का कुल लाभ का टोटल और उस उनकी संख्या से डिवाइड करके आने वाला एवरेज प्रॉफिट है। तो एक्चुअली यह भी एवरेज प्रॉफिट भी एक्चुअल प्रॉफिट ही है, लेकिन ये कई वर्षों का एक्चुअल प्रॉफिट का औसत होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सुपर प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर आप इसे कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक फर्म ने गत 7 वर्षों में कुछ इस तरह से लाभ कमाए, 8 से लेकर के 2014 तक के प्रॉफिट दिए गए हैं, और कहीं कहीं लॉस भी हैं। आपको फर्म में विनियोजित पूंजी के बारे में बताया गया कि ये 12 लाख है। इसी प्रकार व्यवसाय करने वाली अन्य फर्मों में सामान्य प्रतिफल की यानी दर जो है, यानी कि लाभ की जो दर है, रेट ऑफ रिटर्न इसे बोलते हैं, ये 10% है। उपर्युक्त 7 वर्षों में अर्जित किए गए औसत अधिलाभों के 2.5 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर गुडविल का मूल्यांकन करना है। तो देखिए, आपने पीछे अभी जो ऊपर फार्मूले पढ़े थे, यही स्टेप हैं। आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो यही सारे तरीके करने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो फार्मूला क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7 ईयर्स अपॉन 7, यही होगा ना। तो टोटल प्रॉफिट के लिए आपको सबसे पहले सारे जितने भी प्रॉफिट हैं 7 वर्ष के, उन्हें जोड़ना है। ये जो प्रॉफिट माइनस वाले हैं इन्हें भी जोड़ना है, तो ये माइनस के हैं, तो माइनस की संख्याएं जुड़ने पे माइनस हो ही जाती हैं। तो 20,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 और बाकी सब प्लस की संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो टोटल आया 7 वर्ष के प्रॉफिट का वो है 10,50,000। 7 से डिवाइड करने पे आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,50,000। नॉर्मल रेट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और इस तरह से आपने 12 लाख का 10% निकाल के 1,20,000 पता किया कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है। आप देख सकते हैं कि एवरेज जो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अभी निकल के आया था वो कितना था? वो था 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट है 1,20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट जो 30,000 आपने निकाला है, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि क्वेश्चन में 2.5 दिया गया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 जो होगी ये आपकी गुडविल आ जाएगी।
एक उदाहरण और आपके सामने है, ज़रा इसे भी देखें और समझने की कोशिश करेंगे। एबीसी फर्म है, भविष्य में इनके अनुमानित औसत औसत शुद्ध लाभ जो हो सकते हैं वो 36,000 हैं, और ये प्रतिवर्ष है, साल, क्योंकि औसत का मतलब ही होगा कि एक साल में एप्लीकेबल होगा। अच्छा, फर्म के व्यवसाय में जो औसत विनियोजित पूंजी है वह 2 लाख है। इस प्रकार के व्यवसाय में यह आशा की जाती है कि विनियोजित पूंजी पर 10% लाभ होगा। साझेदारों को अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 वार्षिक देना पड़ता है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक बात नहीं है, साझेदारों को अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 वार्षिक देना होता है। अब आप जानते हैं कि ये हर साल का खर्चा है, और अगर ये सूचना दी गई है तो आप ये समझ सकते हैं कि अनुमानित औसत लाभ है 36,000। ये तो लाभ कमाएंगे आप, और आप जानते हैं कि औसत लाभ का मतलब क्या होता है, वह लाभ जो लाभ हानि खाते से हमें पता चलता है, जिसे हम शुद्ध लाभ बोलते हैं, है ना। तो ये जो शुद्ध लाभ है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, और उसके बाद का जो अगला हिस्सा है वो होता है लाभ हानि नियोजन खाता। और आप जानते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाते में साझेदारों से जो संबंधित उन पे खर्चे होते हैं, पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन, बोनस वगैरह, वो उसमें दिखाए जाते हैं। अभी जो हमें धनराशि दी गई है ये शुद्ध लाभ है। लाभ हानि खाते में आप जानते हैं साझेदारों के ऊपर किए जाने वाले फर्म के खर्चे तो दिखाए नहीं जाते। इसका मतलब है कि अभी शुद्ध लाभ को आप क्रेडिट साइड में उतारेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हुआ था, कितना, जितना भी है 36,000, और उसमें से आप सैलरी घटाएंगे साझेदारों के, पारिश्रमिक की जो इन्होंने बात की है 6,000 की, तो बचेगा कितना, 30,000। तो जो डिवाइजिबल प्रॉफिट बचेगा हर साल, वो कितना बचेगा, 30,000। तो ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा, एक्चुअल अवेलेबल प्रॉफिट यू कैन से, या यू कैन से डिवाइजिबल प्रॉफिट, राइट। तो आपको करना क्या है, जो एक्चुअल प्रॉफिट आया, देखिए आपने पीछे पढ़ा था कि जो प्रतिवर्ष होने वाले खर्चे उन्हें घटा करके आप करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट से आप जो एक्चुअल प्रॉफिट हो सकता है, जिसमें कुछ खर्चे अगर हैं सालाना तो वो घटा देते हैं। अगर कोई ऐसी एबनॉर्मल उसमें लॉसेस हो गई थी तो एबनॉर्मल लॉसेस को भी हम ऐड बैक कर लेते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को घटा देते हैं। ये सब आपने सुना था पीछे, अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको दिखेगा। तो उसी के अंतर्गत हमने ये 6,000 यहाँ 36,000 में से घटाए हैं। शायद ये बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि 36,000 ये शुद्ध लाभ है, उसमें से हमें साझेदारों का पारिश्रमिक घटाना होता है। तो ये 30,000 हो गए। इसके बाद में हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसकी रेट दी गई है 10%, 2 लाख हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है, निकाला तो 20,000 आ गया। देखिए सुपर प्रॉफिट क्या है, 30,000 माइनस 20,000 यानी कि 10,000, और परचेज ईयर की संख्या 2 दे रखी थी, तो 20,000 आपकी गुडविल होती है। बहुत जल्दी से हम उदाहरण नंबर 22 भी समझते हैं। 1 जनवरी 2013, एक चालू फर्म है, उसकी संपत्तियां, चालू का मतलब चतुर वाली नहीं, एक फर्म जो बिजनेस कर रही है अभी भी। चालू मीन्स एक्टिव, राइट। 1 जनवरी 2013 को एक चालू फर्म की संपत्तियां 2 लाख थीं, जिसमें 4,000 की रोकड़ भी शामिल थी। इस तिथि को इसके लेनदार 10,000 के थे, ठीक। साझेदार के पूंजी खातों में 1,60,000 का शेष था। संचित कोष 30,000। यदि सामान्य प्रतिफल की दर 15% हो और अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय पर फर्म की ख्याति का मूल्य 36,000 हो, तो आपको पता करना है कि फर्म के औसत लाभ कितने हैं। देखिए ये रिवर्स गियर है। जैसे आपको कहीं दिया गया होता था 2 + 3, तो आप आगे अगर पूछा जाता था कि कितना, तो आप 5 बता देते थे। अभी आपको कहा गया है कि 2 + x = 5, तो आप ये 3 निकाल सकते हो ना ट्रांसफॉर्मेशन से। ऐसे ही यहाँ है, अभी तक हमें सीधा चलना था, गुडविल निकालनी होती थी। अभी इन्होंने गुडविल दे रखी है, निकालना क्या है, फर्म के औसत लाभ। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। देखिए गुडविल के बारे में इन्होंने बोला है क्या, कि गुडविल जो है वो सुपर प्रॉफिट के अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय पर निकाली जाएगी। तो हमने इसे अप्लाई करा गुडविल के फार्मूले में। देखिए 36,000 आपकी गुडविल है और सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, ठीक है।
लेकिन 3 इयर्स पता है। तो अगर आप इसे गुडविल में 36,000 इधर लिख लें और सुपर प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहें तो जब इसे आप अगर लेफ्ट में लाएंगे या इसे इधर ही रहने दीजिए सुपर प्रॉफिट को, और ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इससे, तो कुल मिलाकर के सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, क्योंकि वही तो पूछा गया है आपसे। सॉरी, पूछा तो गया है आपसे फर्म के औसत लाभ। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट पता है और अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें तो आपको पता ही है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है, या यूँ कह लीजिए कि जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसका फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी तक आपको सुपर प्रॉफिट पता चल गया है। अगर आपको इसमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल जाए तो आप सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट निकाल सकेंगे इस फार्मूले से। हम सीधे सीधे खाली नेट प्रॉफिट को इधर लाए हैं, सुपर प्रॉफिट इधर था ही, इधर हमने इस माइनस वाले एन नेट प्रॉफिट को इधर ले आए हैं। तो एवरेज प्रॉफिट वुड बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें सुपर प्रॉफिट पता चल चुका है 12,000। हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो जो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो तो 15% है, तो हमारी पूंजी कितनी है। पूंजी के लिए आपको निकालना पड़ेगा। देखिए पूंजी क्या होती है, अगर आपको एक फार्मूला और याद आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, याद है फार्मूला। असेट हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या क्या दे रखा है, इन्होंने ये कहा है कि जो फर्म है उसकी संपत्तियां कितनी थी, 2 लाख थी। जिसमें 4,000 की रोकड़ भी शामिल थी, तो ये तो शामिल है इसमें 4,000 की रोकड़। लेनदार इनके 10,000 के थे। ठीक। तो अगर आपको इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो टोटल जो आपकी एसेट है उसमें से अगर आप लाइबिलिटीज़ के तौर पे लेनदारों को घटा दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी कि नहीं, 1,90,000। और अब आपको सीधे सीधे इस 1,90,000 पे 15% जो रेट दी गई है उसे अप्लाई करना है। कर दिया तो आपने पाया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आई, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% अप्लाई करने के बाद 1,90,000 पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 28,500। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट आप वापस ले आइए सुपर प्रॉफिट में, इस साइड में ला के जोड़ दीजिए। तो सुपर प्रॉफिट था 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट 28,500, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 40,500। आपने अभी जान लिया अधिलाभ विधि क्या होती है। गुडविल के मूल्यांकन की 2 विधियां आप पढ़ चुके हैं। जो एक तीसरी विधि है वह है पूंजीकरण विधि। इसको थोड़ा सा जान लीजिए, ये थ्योरी में भी पूछ ली जाती है। हम इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण कर देते हैं और ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं। सवाल यह है कि जब हम व्यवसाय द्वारा कमाए गए लाभों का पूंजीकरण करते हैं तो हम करते क्या हैं, यानी कि पूंजीकरण कैसे किया जाता है। तो पूंजीकरण का आशय यह होता है कि सामान्य ब्याज की दर से एक निर्धारित लाभ की रकम प्राप्त करने के लिए हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है, हम यह चेक करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का लाभ जो है किसी साल 10,000 है, ठीक, और ये भी कहा गया कि जो नॉर्मल रेट है रिटर्न की वो कितनी है, 10%। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी फर्म की जो उसका जो लाभ है वो 10,000 है, मैंने अभी बताया था, प्रॉफिट कितना है 10,000, और रेट कितनी है 10%। तो ये 10,000 अगर उसने कमाया है और ये 10% के अंतर्गत कमाया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 10% रेट ऑफ रिटर्न है और उसका रिटर्न कितना है 10,000, तो 100% यानी कि कैपिटल कितनी होगी, क्योंकि कैपिटल का 10% ही तो ये होना चाहिए। तो दरअसल अगर हम इसे कैपिटलाइजेशन इसका करना चाहें तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा जो प्रॉफिट है अपॉन रेट इनटू 100। दिस इज़ द फार्मूला। अगर आपको समझ में आए बात, अभी आगे आ जाएगी समझ में। इसको यहाँ से सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि सामान्य ब्याज की दर से एक निर्धारित रकम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत होगी, ये पता करना ही पूंजीकरण
की विधि कहलाती है। इस विधि में एक फर्म कम पूंजी लगाकर यदि उतना ही लाभ कमा लेती है जितना कि दूसरी फर्म अधिक पूंजी लगा करके कमाती है, तो ये जो दोनों फर्म की पूंजियों की राशि का अंतर होता है, यही पहली फर्म की ख्याति कहलाता है। ये बात आपको आगे समझ में आएगी जब हम यहाँ से ये पढ़ने वाले हैं कि औसत लाभ पूंजीकरण विधि क्या है। देखिए, ध्यान से सुनते जाइए। सर्वप्रथम हम औसत लाभ ज्ञात कर लेते हैं, वो तो आपने अभी जाना ही है निकालना। फिर हम यह ज्ञात करते हैं कि सामान्य प्रतिफल की दर से इन औसत लाभों को अर्जित करने के लिए हमें कुल कितनी पूंजी की ज़रूरत होती। अगर हम इतने लाभ जितने हमने कमाए हैं, ये अगर हम सामान्य दर से कमाते तो हमें कितनी पूंजी चाहिए होती। तो इसके लिए क्या होता है, हम फार्मूला एक अप्लाई करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसका सिंपल सा फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो अभी मैं बोल रहा था। कैपिटलाइज वैल्यू, अगर एवरेज प्रॉफिट जो अवेलेबल है उसको कैपिटलाइज करना हो तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ये सिंपल सा फार्मूला है। इसे आप अप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि उतने लाभ को कमाने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत है। जैसे कि कोई फर्म अगर औसत रूप से 50,000 रुपये वार्षिक लाभ कमाती है और नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है, सामान्य प्रतिफल की दर, वो है 10%। तो अगर आपको औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य निकालना हो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे, फार्मूला वही है जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करा है और जो रेट दी गई है उससे आपने डिवाइड करा है। 50,000 गुणे 100/10। तो दरअसल ये माना गया कि 50,000 कमाने के लिए 5 लाख की पूंजी की ज़रूरत होगी। ठीक। और मान लीजिए कि ख्याति की गणना जो है औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य से अगर आपको निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, आपको पता करना होगा कि उसकी विनियोजित पूंजी कितनी है। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि अगर दी गई है विनियोजित पूंजी एक्चुअल, तब तो सीधे सीधे आप घटा लीजिए और गुडविल आ जाएगी। मान लेते हैं उन्होंने दे रखा हो कि जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 4 लाख है, तो 5 लाख आपका प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू आया और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख अगर है तो 1 लाख गुडविल हो गई। इन्होंने आगे बोला अगर गुडविल निकालने के लिए इन्होंने सीधे सीधे विनियोजित पूंजी नहीं दी है तो आपको उसे निकालना होगा। उसका फार्मूला क्या होता है, कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व, यही तो होती है पूंजी। पूंजी बराबर क्या होता है, संपत्तियां माइनस दायित्व, तो आपकी पूंजी आ जाती है। तो आपने निकाला यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि उपयुक्त उदाहरण जो चल रहा है उसमें वास्तविक विनियोजित पूंजी कितनी है, 4 लाख। मान लीजिए कि 4 लाख है, तो आपको क्या करना होगा, 5 लाख में से 4 लाख घटा दीजिए तो 1 लाख आपकी गुडविल आ जाएगी। ये बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। गुडविल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100। आप अगर इसी तरह से करें तो ये दरअसल क्या है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपने मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाली है। और असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है कि कैपिटल, ये कैपिटल है बेसिकली। तो फार्मूला वही बना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल वुड बी इक्वल टू गुडविल। उदाहरण से समझते हैं, एक फर्म का औसत लाभ 80,000 है, फर्म की पूंजी 3,20,000 है, व्यवसाय पर 10% आय अपेक्षित होती है। तो आपको सबसे पहले देखिए गुडविल का जो एक फार्मूला है वो क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल। ठीक है, ये क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और ये क्या है, कैपिटल। तो आपने सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, वो कितनी होगी, और 80,000 आपका औसत लाभ था, रेट है 10%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा। और असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़ ये दी गई हैं, इसमें बाई चांस केवल और केवल पूंजी है तो आपको असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी की जगह सीधे सीधे अवेलेबल क्या है, आपको इसकी जगह सीधे सीधे कैपिटल अवेलेबल है, क्योंकि इसका मतलब कैपिटल होता ही है। तो आप सीधे सीधे कैपिटल 3,20,000 लिख लेंगे। ये 8 लाख में से 3,20,000 घटाया तो 4,80,000, ये आपकी क्या हो गई, गुडविल। ये आपने अभी तक जो पढ़ा वो क्या है, वो है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। अब हम पढ़ने वाले हैं अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। तो इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इसमें सीधे सीधे हमें अधिलाभ निकालना है। और हम अधिलाभ का अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लें तो वही गुडविल होता है। यहाँ गुडविल का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ध्यान रखिएगा, पिछले वाले फार्मूले में, पिछले वाले मेथड में आप क्या करते हो, पिछले वाले मेथड में आपको गुडविल निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या अप्लाई करना पड़ता है, आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको गुडविल के फार्मूले में जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट्स इट, बस। ये दूसरा मेथड, ये पहला मेथड था, ठीक। ये डिफरेंस है दोनों में। अभी आप पढ़ रहे थे ऊपर उदाहरण नंबर 23 में अधिलाभ, वो सॉरी, लाभ की पूंजीकरण विधि, क्या था, लाभ की पूंजीकरण विधि। और अब जो आप पढ़ने वाले हैं ये क्या था, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। और जो अब आप पढ़ने वाले हो वो क्या है, वो है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। तो ध्यान से फार्मूला इसका आप अभी देख चुके हैं। उदाहरण नंबर 24 से जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये क्या है। एक व्यवसाय का औसत लाभ 2 लाख है, जबकि इस प्रकार के व्यवसाय में सामान्य प्रतिफल की दर 10% है। व्यवसाय की कुल संपत्तियां 20 लाख और दायित्व 4 लाख हैं। तो आपको क्या करना है, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्यात की गणना कीजिए। दोनों मेथड को बताया गया, एक तो एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण भी दिखाया गया है और फिर सुपर प्रॉफिट का भी। इसी से हम दोनों मेथड समझ लेंगे उदाहरण नंबर 24 से। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको निकालनी होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, कुल संपत्तियां माइनस लाइबिलिटीज़। कुल संपत्तियां 20 लाख, लाइबिलिटीज़ 4 लाख। इस तरह से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 16 लाख। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा बात, औसत लाभ जो है वो 2 लाख दिया गया है। सामान्य दर कितनी है, 10%। तो कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड क्या होता है, कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड का मतलब होता है सामान्य रूप से कैपिटल कितनी चाहिए। दरअसल ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है। इसे आप चाहे कैपिटल नॉर्मली रिक्वायर्ड बोलें, चाहे आप बोलें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये बोलें। तो ये क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। 2 लाख गुणे 100/10 ऐसे करके 20 लाख चाहिए। अच्छा, 20 लाख चाहिए, है कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड, 16 लाख। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुडविल कितनी होगी। कैसे, कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी इक्वल टू गुडविल। 20 लाख माइनस 16 लाख यानी कि 4 लाख। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे करेंगे, प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट कमाया कितना गया, 2 लाख। प्रॉफिट नॉर्मली अर्नड कितना होना चाहिए, आपने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, यही तो आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट नॉर्मली कमाना होगा तो आप कितना कमाओगे, 1,60,000। अभी कितना कमा रहे हो, अभी आप कमा रहे हो 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज या एक्चुअल दोनों का सेम मतलब है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट घटाया तो 40,000 आपका सुपर प्रॉफिट आया। इसका कैपिटलाइजेशन कर दीजिए, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। किसी भी अमाउंट का कैपिटलाइजेशन करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल रेट से डिवाइड करो। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, 4 लाख गुडविल है। दोनों विधियों से गुडविल एक ही तरह से आएगी। तो ये दो मेथड के साथ ही आपका गुडविल का ये चैप्टर पूरा होता है, पहला चैप्टर पूरा होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पी। आप अपना सामान्य ज्ञान चेक कीजिए इसके ज़रिए कि आपने कितने बहुविकल्पी में से सही प्रश्न बताए। जो प्रश्न आप सही सही बता ले जाएं उनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न आपसे गलत हो जाएं आप उन्हें अपनी नोटबुक पे बाकायदा शामिल करें अपने नोट्स में, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप सही बता रहे हो इसका मतलब वो तो आपके दिमाग में है। जो गलती से गलत हुआ उसको सही करने के लिए नोट्स में पहले रखना पड़ेगा ताकि टाइम टू टाइम आप उनका रिवीजन कर सकें, ठीक है। आज के वीडियो में जो आपका होमवर्क होगा वो क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं तो होमवर्क ध्यान से सुन लीजिए। आपको होमवर्क में लिखना है कि
ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अगर तो इस रूप में आएगा। जो आपके शॉर्ट प्रश्न होते हैं उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है, ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ विधि का वर्णन कीजिए। अधिलाभ विधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। या अधिलाभ के पूंजीकरण की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये जो मैंने अभी प्रश्न बताया है ये ऊपर वाले प्रश्न में अपने आप शामिल होगा। तो आपको केवल एक प्रश्न आज करना है, ख्याति के मूल्यांकन की समस्त विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करना है, ठीक। इस चैप्टर के अंत में कुछ प्रश्न और दिए गए हैं। अभी तक आपने जो प्रश्न नहीं लगाए हैं वो सारे प्रश्न अब आपको आज लगाने हैं। 1 2 3 4 जितने भी प्रश्न दिए गए हैं जो आपने अभी तक नहीं लगाए हैं वो सारे प्रश्नों को आपको ट्राई करना है। जो नहीं समझ में आएगा वो आपको पूछना है मुझसे, ठीक है।